नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? यहाँ ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ तो रिलैक्सिन जो है ये भी मादा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी है, ये भी मादा हार्मोन है। अब यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। देखिए द्वितीय लैंगिक लक्षण में क्या क्या होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण में जो है वो स्तनों में वृद्धि होगा। पहला क्या होगा? तो स्तनों में वृद्धि। दूसरा होगा आवाज का पतला हो जाना, आवाज का पतला होना। तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा का बनना। चौथा हो जाएगा मासिक चक्र का विकास होना, मासिक चक्र का विकास होना। ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है जो एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। तो कौन कौन है? पहला स्तनों में वृद्धि होना, आवाज का पतला होना, गर्भाशय ग्रीवा का बनना, मासिक चक्र का विकास होना। ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन मिलता है किसमें? कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लेनेरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में जो होता है वो सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता किसमें होती है? तो प्लेनेरिया में होती है। और प्लेनेरिया जो है ये क्या है? तो प्लैटी हेलमिंथिस है। क्या है? प्लैटी हेलमिंथिस है। और कॉकरोच क्या है? तो कॉकरोच देखिए इसमें कैसा सिस्टम पाया जाता है? तो इसमें ओपन हार्ट सिस्टम पाया जाता है। कॉकरोच में ओपन हार्ट सिस्टम पाया जाता है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का डोमेस्टिका होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक पुनर्जनन जो है वो किस में होता है? तो प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया क्या है? तो प्लैटी हेलमिंथिस है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। कॉकरोच में देखिए ओपन हार्ट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, कुछ किलोमीटर तक बढ़ता है फिर घटता है, कुछ किलोमीटर तक कम होता है और फिर बढ़ता है, कम होता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हमारा कम होते जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत अवशोषित करती है। तो बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, जल अवशोषित करती है। देखिए बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई जो होती है, वो 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर होती है। और यह जो है बड़ी आंत यह 3 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत 3 भाग में होता है। एक भाग को कहते हैं सीकम, एक भाग होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक भाग को कोलन कहा जाता है, और तीसरा भाग होता है रेक्टम।
तीसरा भाग रेक्टम होता है। तो बड़ी आंत 3 भाग में बटा होता है, एक सीकम, कोलन और रेक्टम। सेलुलोज या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो फैराडे ने बताया था। किसने? फैराडे ने बताया था विद्युत अपघटन के बारे में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो किसी धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा, लेकिन इसमें ऑप्शन में जीवाणु नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा जीवाणु के द्वारा होगा? तो ये होगा पक्सिनिया जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। एस्टिलेगो द्वारा क्या होता है? तो गन्ना का सड़न रोग ये एस्टिलोगो द्वारा होता है। और राइजोपस क्या है? तो यह राइजोपस जो है वो खाद्य पदार्थों को सड़ाने का काम करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों को सड़ाने का काम करता है राइजोपस। और पक्सिनिया द्वारा गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न हो जाता है। पेनिसिलिन द्वारा क्या होता है? पेनिसिलियम द्वारा क्या होता है? तो पेनिसिलिन का निर्माण होता है। पेनिसिलिन का निर्माण। तो गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होगा? तो ये होगा पक्सिनिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न जीवों के बीच जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है क्या? तो यह कहलाएगा सहजीवी, ऑप्शन नंबर बी, सहजीवी कहलाएगा। परजीवी क्या है? तो परजीवी जो है वो आप पर निवास करेगा और आपको हानि भी पहुंचाएगा। पोषण क्या है? तो भोजन से शरीर का पोषण होता है। भोजन से शरीर का पोषण होता है। और मृतोपजीवी क्या है? तो मृतोपजीवी जो है वो बैक्टीरिया या फंगी को मृतोपजीवी कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दो भिन्न जीवों के बीच जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाएंगे? सहजीवी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। फेरस होता है 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28। ये लगातार हैं। तो देख लेते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? तो घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में फेरस, कोबाल्ट, निकेल ये लगातार है, तो ये लगभग इसका परमाणु त्रिज्या का मान जो होगा वो समान होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्साइसिनोइड्स
कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो जैसे ही यहाँ कैप्सेसिन की बात किया है तो ये हो जाएगा किसमें? मिर्च में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए मूली क्या है? तो मूली जो है वो तुर्क रूपी, मूली है तुर्क रूपी जड़ है। और गाजर क्या है? तो गाजर जो है वो शंक्वाकार जड़ है। गाजर कैसा जड़ है? तो शंक्वाकार जड़ है। और लहसुन जो है यह राइजोम की श्रेणी में आता है। लहसुन किस श्रेणी में आता है? तो राइजोम की श्रेणी में आता है। देखिए मिर्च में जो तीखापन होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण। और मूली में जो तीखापन होता है, मूली में वो किस कारण होता है? तो वो हो जाता है थायोसाइनेट्स के द्वारा, के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण और मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है। और देखिए लहसुन में जो गंध होता है, लहसुन में गंध ये जो होता है ये सल्फर के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो देखिए एसिड प्लस बेस यानी अम्ल प्लस क्षार, ये देगा आपको क्या? तो ये देगा साल्ट यानी लवण, साल्ट और प्लस जल, वाटर, साल्ट और वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण एवं जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो कैसी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए देख लेते हैं अम्ल और क्षार के बारे में कुछ। एक साइड हम लिख देते हैं अम्ल और एक साइड हो जाएगा क्षार। अम्ल जो है वो देखिए इसका एक ट्रिक है, अनिल, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार जो है, क्षार का होता है बेलन, इसका ट्रिक है बेलन। बेस हो गया बेस यानी क्षार, ये लाल को ल से हो गया लाल, न से हो गया नीला। बेस जो है वो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। और अम्ल में जो है, अम्ल में यह अम्ल जो है जल में कैसा आयन देगा? तो जल में H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देता है। और क्षार में जो है, क्षार जो है जल में ये OH माइनस आयन देगा। क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। और यह जो अम्ल है यह स्वाद में कैसा होता है? तो स्वाद में खट्टा होगा। और यह स्वाद में, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। तो हमने देखा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जल में H प्लस आयन देता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल में OH माइनस आयन देता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए ये मान लिया जाए कि कंपनशील वस्तु है और ये जो है अधिकतम दूरी तय करेगी यहाँ तक। तो इस अधिकतम दूरी को, ये जो हो गया, ये हो गया माध्य स्थिति और ये अधिकतम दूरी यहाँ तक तय करेगा। तो इसे ही कहा जाता है, इस अधिकतम दूरी को ही कहा जाता है आयाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, आयाम। और आयाम जो है वो तरंग का, मान लीजिए कि ये तरंग है,
तो तरंग का माध्य स्थिति से, तरंग का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये जो हमारा हो गया महत्तम स्थिति, ये हो गया आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवर पाइप बने होते हैं, किसका बना होता है सीवर पाइप? तो यह बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 29, और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 13। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका मुख्य अयस्क जो है, मुख्य अयस्क वह हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र हो गया। आइए देख लेते हैं आयरन के बारे में। आयरन क्या है? आयरन यानी Fe। इसकी जो परमाणु संख्या होती है 26 होती है, और इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता अगर 2 होगी, +2 होगी, तो यह कहलाएगा फेरस। क्या कहलाएगा? फेरस कहलाएगा। और अगर इसकी संयोजकता जो है +3 होगी, तो यह कहलाएगा फेरिक। क्या कहलाएगा? फेरिक। यह डी ब्लॉक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। लोहा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसे संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में? संक्रमण धातु। लोहा को संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है, और यह 8वें वर्ग का तत्व है। 8वें वर्ग का तत्व है। तो लोहा जो है, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। इसकी संयोजकता यदि +2 हो तो उसे फेरस कहा जाएगा, और यदि इसकी संयोजकता +3 हो तो इसे फेरिक कहा जाएगा। यह डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसे संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है, और यह 8वें वर्ग का तत्व है। लोहा देखिए कितने प्रकार का होता है। लोहा जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है ढालवा लोहा, ढालवा लोहा जिसे कास्ट आयरन कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। और एक हो जाता है इस्पात, और एक हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जिसे रॉट आयरन कहा जाता है, पिटवा लोहा। तो ढालवा लोहा में देखिए कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो यह होता है 1.5 से 2.5%, यानी 1.5 से 2.5% होता है इसमें कार्बन की प्रतिशतता। और इस्पात में हो जाएगा 0.5 से 1.5 के बीच, इस्पात वाला। और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से 0.5%। तो सर्वाधिक शुद्ध लोहा जो है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सर्वाधिक शुद्ध लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे वायु कुपिकाएं। ऑप्शन नंबर बी। इसे एल्वियोली भी कहा जाता है, एल्वियोली, इसे एल्वियोली भी कहा जाता है। यह जो है रक्त में O2 को मिश्रित करता है, ऑक्सीजन को मिश्रित करता है। एल्वियोली जो है ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित करता है, और CO2 को बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालेगा। और देखिए एल्वियोली के बारे में जान लेते हैं, ये होता कहाँ पर है। ये मैंने लंग्स का रफ फिगर बनाया है। ये हो जाएगा, ये जो आया है ये हो जाएगा क्या? श्वसन नली हो जाएगा, श्वसन नली है। और ये देखिए ये यहाँ से इधर ऐसे बढ़ जाएगा, और यहाँ से फिर एक इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे संरचना रहता है। इसे ही कहा जाता है एल्वियोली, एल्वियोली। और ये जो नलिका है इसे कहा जाता है ब्रोनक्यूल्स, इसे कहा जाता है ब्रोनक्यूल्स। और ब्रोंची कहा जाता है इसे, ब्रोंची। और इसके बाहर जो होता है, हार्ट के बाहर एक झिल्ली होता है इस तरह से, इसे कहा जाता है
प्ल्यूरा। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्ल्यूरा कहा जाता है। तो दोस्तों लंग्स की इकाई जो होती है, लंग्स की इकाई क्या होती है? लंग्स की इकाई हो जाएगी एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली हो जाएगी। और हार्ट का जो है बाह्य आवरण क्या कहलाता है? हार्ट का बाह्य आवरण, हार्ट का बाह्य आवरण जो कहलाएगा वो कहलाएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और किडनी का जो किडनी होता है, किडनी का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा? तो किडनी का बाह्य आवरण कहलाता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और लंग्स का जो है, लंग्स का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्ल्यूरा, जो मैंने बताया अभी, प्ल्यूरा कहलाएगा। जो झिल्ली होता है लंग्स का, वही बाहरी आवरण होता है, जिसे प्ल्यूरा कहा जाता है। और लीवर का अगर पूछ दे कि लीवर का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा गिल्सन्स कैप्सूल्स। क्या कहलाएगा? गिल्सन्स कैप्सूल्स। तो दोस्तों लंग्स की इकाई जो है वो एल्वियोली कहलाता है। और हार्ट का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। और किडनी का बाह्य आवरण कहलाएगा पेरिटोनियम। और लंग्स का बाहरी आवरण जो होता है झिल्लीनुमा, वह प्ल्यूरा कहलाएगा। और लीवर का बाह्य आवरण जो है वो गिल्सन्स कैप्सूल्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। क्या क्या उत्पन्न करती है? तो रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए रासायनिक प्रभाव जो दिया था, इसको सर्वप्रथम बताया था किसने? फायराडे। किसने बताया था? फायराडे ने बताया था। और उष्मीय प्रभाव को बताया था जूल ने। किसने? जूल ने। चुंबकीय प्रभाव को ओरस्टेड ने बताया था, ओरस्टेड ने। और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा जो है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा यानी H बराबर क्या हो जाएगा? तो H बराबर होता है I² RT। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT, जहाँ I है विद्युत धारा और R है प्रतिरोध और T हो गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्न में से कौन गलत है? तो यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल, ये 6 जूल, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक कैपिटल कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी। कैपिटल कैलोरी मतलब पोषाहार कैलोरी। 1 कैपिटल कैलोरी बराबर 1 कैलोरी, ये सही है। 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी, ये भी बिल्कुल सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, ये भी सही है। तो इसमें से हमारा गलत कौन सा है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। और 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। अर्ग जो है वो ऊर्जा की सीजीएस मात्रक है, यह ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है, BTU बराबर होता है 252 कैलोरी, 252 कैलोरी होता है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगा? तो इसका बीमा हो जाएगा mL2T-2। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, और वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। और ऊर्जा कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है, और ऊर्जा की बीमा जो होती है वो ml2T-2 होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।